नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नया कंप्रेसर लगाएंगे एक फ्रिज के अंदर और उसमें गैस चार्ज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि नया कंप्रेसर लगाते हुए आपको क्या क्या सावधानियां इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप परिपक्व हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो मैंने विशेषकर उन दोस्तों के लिए बनाया है जो अभी इस फील्ड में नए हैं और गैस चार्जिंग के दौरान उनको काफ़ी परेशानी का अनुभव होता है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप फील्ड में नए हैं और आपको रेफ्रिजरेशन का कोई टूल लेने में परेशानी आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफ्रिजरेशन के टूल्स के कई लिंक डाल दिए हैं जहां से आप उन्हें ऑनलाइन खरीद सकते हैं अगर आपको वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा उस परिस्थिति में। अब हम बात करते हैं वीडियो में। दोस्तों जब भी आप किसी भी उपकरण में कंप्रेसर लगाते हैं नया तो उसकी पाइपों में जो रबड़ लगे होते हैं वो तब तक आपको नहीं खोलने होते जब तक आप ब्रेजिंग के लिए तैयार ना हो जाएं, क्योंकि दोस्तों इसका एक सीधा सा कारण यह होता है कि जब हम R134A के उपकरण के साथ या कंप्रेसर के साथ काम करते हैं उसका जो तेल होता है, जो पॉलिस्टर होता है, वो काफ़ी संवेदनशील होता है मॉइस्चर के प्रति। यानी अगर आप उस तेल को खुला गिलास में भी छोड़ देंगे तो भी वो अपने अंदर मॉइस्चर को खींच लेगा किसी चुंबक की भांति। इसलिए रबड़ तभी हटाएं जब ब्रेजिंग के लिए तैयार हों। तो दोस्तों मैं फिर आपको बताता हूं कि जब तक आप ब्रेजिंग के लिए तैयार ना हो तब तक आप कंप्रेसर की रबड़ों को नहीं हटाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम ब्रेजिंग के लिए तैयार हो चुके हैं लगभग, तो हमने डिस्चार्ज वाली पाइप में कंडेंसर वाली जो इनपुट है वो फिट करके देख ली है। उससे पहले आप उसे एमरी पेपर से या फिर फाइल से साफ़ कर लीजिए अगर उसके ऊपर पेंट लगा है। अगर आपने फ्रीजर की कैपिलरी को चेंज किया है और कैपिलरी आपकी लंबी है तो आप उसे फोल्ड कर लीजिए। किसी भी कैपेसिटर पर उसे राउंड बाय घुमाकर आप उसे फोल्ड कर लीजिए ताकि कैपिलरी आपकी कहीं फंस ना जाए या फिर कहीं वाइब्रेशन ना करे हमारे हीटिंग कोयल से लगकर। ये सभी बातें आपको पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो मैं बता देता हूँ कि आपको जो ब्रेजिंग वाला जो प्रोसेस है वो सारा ही 20 मिनट का है अगर आप परिपक्व हैं पूरी तरह से ब्रेजिंग करने में। और ब्रेजिंग को भी आपको ध्यान से करना है। कोशिश कीजिए कि ब्रेजिंग बिल्कुल आराम से करें ताकि लीकेज की संभावनाएं ना के बराबर हों। अब हम कैपिलरी को भी काट लेते हैं किसी फाइल की सहायता से। यह पुराना तरीका है जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। आजकल मार्केट में कैपिलरी कटर काफ़ी आ चुके हैं जिनके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से कैपिलरी को कट कर सकते हैं और जो बहुत ही सफाई से कट जाती है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां जाकर आप उसके बारे में भी पता कर सकते हैं और अगर खरीदने के इच्छुक हैं तो वहां से खरीद सकते हैं। अब हम ब्रेजिंग के लिए तैयार हैं। अब हम सबसे पहले डिस्चार्ज पाइप को ब्रेज करेंगे, यानी कि जो हमारे कंडेंसर की इनपुट है और हमारे कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज पाइप है हम उन दोनों को मिलाकर ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग किट भी दो तरह की होती है दोस्तों, एक हमारा पोर्टेबल होता है जो अभी आप देखेंगे और एक होता है ऑक्सीजन के साथ हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए अगर आप नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है और जहां भी आपको दिक्कतें आती हैं वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए हम ब्रेजिंग कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप पाइपों को ऐसी तरह सेट करें कि आप बिल्कुल आसानी से अकेले ही ब्रेजिंग कर पाएँ। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो किसी सहायक की मदद से आप उसे प्लायर के द्वारा कर ब्रेजिंग कर सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा सेटिंग करना चाहिए कि जिससे कि पाइप आराम से अपने आप फिट रहे और वो गर्म होने के पश्चात ना निकले। इसलिए उसमें जो भी अटेंशन है, यानी कि पाइपों में अगर विरोधाभास है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम ब्रेजिंग कर रहे हैं। लोहे की पाइप पर ब्रेजिंग करते हुए आपको फ्लक्स का इस्तेमाल करना है। यह आपके लिए है जो इस फील्ड में नहीं है, क्योंकि दोस्तों कॉपर और लोहे पर ब्रेजिंग करते हुए आपको फ्लक्स का इस्तेमाल करना नेसेसरी कंपलसरी होता है, जब भी आपका ब्रेजिंग सही प्रकार से हो पाएगा। नहीं तो आपका ब्रेजिंग लोहे की पाइप पर नहीं चिपकेगा और वो आपका नीचा गिरते रहेगा। इसलिए ध्यान रखिए जब लोहे और कॉपर की पाइप को आप ब्रेज करते हैं तो आपको फ्लक्स का इस्तेमाल करना है। हमने डिस्चार्ज पाइप को ब्रेज कर दिया है, वो पहली गलती जो हम अक्सर यहाँ करते हैं। हमें कंप्रेसर को नहीं चलाना है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम जो हमारे कंडेंसर की आउटपुट है उस पर पुराना फिल्टर लगा हुआ है उसे निकालेंगे। यह आपको हर गैस चार्जिंग के दौरान और हर कंप्रेसर बदलने के दौरान करना है। आपको कभी भी पुराना फिल्टर दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना, उसे निकाल कर
बाहर रख देना है और उसकी जगह नया ड्रायर लगाना है। यह भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको हमेशा ड्रायर ही यूज़ करना चाहिए और R134 के साथ XH7 से लेकर XH11 तक की कैपेसिटी का ड्रायर ही आप इस्तेमाल करें। इससे छोटा ड्रायर आप इस्तेमाल ना करें। फ़िल्टर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर 19-21 मॉइस्चर आपके यानी कि नमी आपके सिस्टम में चली जाती है तो फ़िल्टर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ़िल्टर यानी कि स्ट्रेनर के अंदर सिर्फ एक जाली होती है, महीन बारीक स्टील या कॉपर की जाली होती है जो सिर्फ अशुद्धियों को रोकती है, यानी कि पार्टिकल्स जैसे कि लोहे के घिसे हुए कण इत्यादि। वो मॉइस्चर को नहीं कंट्रोल करता, इसलिए आपको यहाँ पर ड्रायर का इस्तेमाल करना है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। XH7 से लेकर XH11 तक का ड्रायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फ़िल्टर के सिरों को ब्रेजिंग करेंगे, जिसके एक सिरे पर कैपिलरी को हमने लगाया है और एक सिरे पर हमारे कंडेंसर की आउटपुट को लगाया है। आपको ध्यान से ब्रेजिंग करनी है इन हिस्सों पर। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे फ्रीजर में ऑयल की काफ़ी मात्रा होती है जो हमारी गलतियों के कारण ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपको फ्रीजर को पहले ही फ्लश करवा लेना है बाहर किसी अन्य कंप्रेशर की मदद से। आपको नए कंप्रेशर के साथ फ्रीजर को फ्लश नहीं करवाना है, यह आपको जानना ज़रूरी है। इसके लिए आपको किसी अन्य कंप्रेशर की मदद लेनी होगी। आपको जो कंप्रेशर आप फ्रिज में नया लगा रहे हैं या फिर जो कंप्रेशर आपके फ्रिज में है गैस चार्जिंग करते वक्त, तो उसके साथ आपको फ्लश नहीं करवाना। अब हम दोस्तों LPG और ऑक्सीजन वाली कंबाइंड ब्रेजिंग किट का इस्तेमाल करेंगे इन दोनों हिस्सों की ब्रेजिंग के लिए। दोस्तों इन हिस्सों को ब्रेजिंग करते हुए आपको काफ़ी सावधानी इस्तेमाल करनी है और इसके एक सिरे को ब्रेजिंग करते हुए आपको फ्लक्स का इस्तेमाल करना है और काफ़ी धैर्य से ब्रेजिंग करनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों जब आप हमारे ड्रायर को और कंडेंसर की ब्रेजिंग करते हो तो यहाँ पर लीकेज की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। कोशिश कीजिए कि आप एक होल वाला ही ड्रायर इस्तेमाल करें। कई बार हम 2 होल वाला ड्रायर इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से लीकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए कोशिश कीजिए एक होल वाला ही ड्रायर इस्तेमाल करें और इसको ब्रेजिंग करते हुए आप फ्लक्स का इस्तेमाल करें ताकि ब्रेजिंग पूरी तरह से सही हो, कोई भी लीकेज की संभावना ना रहे। और अब हम कंप्रेशर की सेक्शन को कंप्रेसर के साथ अटैच करेंगे। इस हिस्से को भी ब्रेजिंग करते हुए आपको काफ़ी सावधानी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि दोस्तों जो फ्रीजर की पाइप होती है उसके कुछ हिस्सा ही कॉपर का होता है, इसलिए इसको आप ज़्यादा ना काटें पाइप को और ज़्यादा वेस्टेज ना करें और ब्रेजिंग काफ़ी धैर्य से करें, पेशेंस से करें ताकि आपको बार बार पाइप को गर्म ना करना पड़े, क्योंकि इससे जो जोड़ होता है कॉपर का और एल्युमिनियम का फ्रीजर का वो लीकेज होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको सेक्शन की पाइप कंप्रेशर में ब्रेज कर देनी चाहिए, उसको फ्लैश करवा के नहीं देखना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप फ्रीजर को और कंडेंसर को किसी दूसरे कंप्रेशर की सहायता से ही फ्लैश करवा लें अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है। और अगर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी क्रियाएं आपको नाइट्रोजन के साथ ही करनी है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन नाइट्रोजन का इस्तेमाल आपको डबल स्टेज के रेगुलेटर के साथ ही करना है। और आप नए कंप्रेशर को बिल्कुल ना चलाएँ, तभी हमारा सिस्टम बार बार चोक होता है। हम जब नए कंप्रेशर से या गैस चार्जिंग करते हुए उसी कंप्रेशर से बार बार हम सिस्टम को फ्लैश करवाते हैं, इससे क्या होता है कि जो मौसम में मॉइस्चर है, नमी है, वो सारा हमारे सिस्टम के अंदर चला जाता है और वैक्यूम करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाता। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है कंप्रेशर को बदलते हुए या फिर फ्रिज में गैस चार्जिंग करते हुए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो कभी भी आपकी गैस चोक नहीं होगी, यह ज़रूरी है। अब हमने सेक्शन को ब्रेज कर दिया है, डिस्चार्ज को ब्रेज कर दिया है, प्रोसेस पाइप को भी लगा दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोशिश कीजिए कि प्रोसेस पाइप पर या तो पिन वाल्व लगाएं या फिर पूरा का पूरा क्वार्टर का पाइप लगाएं। कैपिलरी का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम अपनी सुविधा को देखते हुए ही कैपिलरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वैक्यूम का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है और हमारे वैक्यूम पंप पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए आप या तो पिन वाल्व का इस्तेमाल करें R134A के साथ या फिर आप पूरा ही 1/4 का या क्वार्टर का पाइप लगाएं। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है एक अच्छी गुड प्रैक्टिस के लिए, तभी आपका जो रेफ्रिजरेटर है जिसमें आप गैस चार्ज कर रहे हैं या फिर कंप्रेशर बदल रहे हैं वो ठीक हो पाएगा। और आप कैपिलरी अगर बची हुई है तो आप उसे ड्रायर पर लपेट दीजिए, जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं। इससे हीट एक्सचेंज का काम होता है और अगर चोकिंग की संभावनाएं बन जाती हैं तो वो कुछ हद तक दूर हो सकती हैं इस प्रक्रिया से। अब हमने सिस्टम को वैक्यूम पर लगा दिया है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों R134A में जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो
पॉलिस्टर ऑयल होता है और काफ़ी नमी को अपने अंदर खींच लेता है किसी चुंबक की भांति। इसलिए अब जब आप वैक्यूम करवा रहे हो तो आप हल्का हल्का हमारे हीटिंग कोयल यानी कंडेंसर को गर्म कर दीजिए और हल्का हल्का ही हमें फ्रीजर को गर्म कर देना है। यानी कि जो हल्की फुल्की कमी रह गई है, यानी कि नमी मौसम में ज़्यादा है और हमारे सिस्टम में वो रह गई है, तो इस प्रक्रिया से वो नमी भी बाहर निकल आती है जो किसी कोने में छुपी हुई है या दबी हुई है। यह आपको ध्यान रखना है। अच्छे वैक्यूम के साथ साथ यह क्रिया भी आपको अपनानी है। और हमें फ्रीजर को भी हल्का हल्का ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, नहीं तो जो फ्रीजर के लॉक हैं प्लास्टिक के वो पिघल सकते हैं। और गेट खोलकर ही आराम से आप फ्रीजर को गर्म करें ताकि जो नमी फ्रीजर के किसी पाइप के कोने में दबी हुई है वो निकल जाए, क्योंकि दोस्तों अक्सर जो नमी है वो फ्रीजर में ही आपको ज़्यादा मिलेगी। और आपको वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप का ही इस्तेमाल करना, यानी प्रोफेशनल वैक्यूम पंप का। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप अपने टूल्स में वैक्यूम पंप को ही खरीदें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ये मेरी राय है। क्योंकि हम जब नया काम शुरू करते हैं तो किसी कंप्रेसर को ही वैक्यूम पंप के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। इसलिए दोस्तों अगर आप नए हों तो सबसे पहले आपके पास वैक्यूम पंप होना अति ज़रूरी है। और आप कोशिश कीजिए कि डबल स्टेज का 1.5 CFM तक का वैक्यूम पंप आप ले लें, जो 10,000 रुपये तक का आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। जब आपको लगे कि आपका वैक्यूम हो चुका है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पर छोड़ सकते हैं कि कहीं वैक्यूम ब्रेक तो नहीं हो रहा। उसके बाद जब आपको लगे कि आपका वैक्यूम पूर्ण रूप से हो गया है तो हमें चार्जिंग लाइन को हमारे RS 34A के सिलेंडर के साथ अटैच करना है और उसको लिक्विड रूप में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पर्ज कर लीजिए ताकि जो एयर हमारी चार्जिंग लाइन में रह गई थी वो निकल जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लिक्विड लाइन में रेफ्रिजरेंट RS 34 से छोड़ सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कंप्रेसर बंद है। और ध्यान रखिए कि वैक्यूम करने के बाद कभी भी कंप्रेसर को एकदम से ना चलाएं, इससे नुकसान हो सकता है और आपको इंजरी भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप गैस को छोड़ दीजिए जितना आपको अगर अंदाज़ा है। कोशिश कीजिए अगर आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वैक्यूम करने के बाद बाय वेट यानी कि वज़न तोलकर ही गैस को भरें, यानी कि जो गैस का वज़न उस रेफ्रिजरेटर पर लिखा हुआ है उतनी ही मात्रा में आप गैस भरें तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। नहीं तो आपको बैक प्रेशर के हिसाब से ही गैस को छोड़ना होगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों हमने वो सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं जो एक गैस चार्जिंग करते हुए हमें करनी चाहिए। अब बात करते हैं बैक प्रेशर के बारे में, जो अक्सर आप पूछते हैं। RS 34A का बैक प्रेशर हम 5 से लेकर 12 PSI तक रख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि तोलकर ही गैस भरें तो आपको बैक प्रेशर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक प्रेशर बाहर का मौसम अगर घर बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बैक प्रेशर को ना ध्यान में रखते हुए आप तोलकर ही गैस भरें। फिर भी आप 5 PSI से लेकर 10 PSI तक का बैक प्रेशर आप रख सकते हैं RS 34A का। जब आप फ्रीजर के ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको फ्रोस्टिंग महसूस होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।